ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 एक बार फिर से करके देख ले, क्योंकि ओवरलोडिंग का कंसेप्ट है, बहुत कम टाइम में पिछली बार हुआ था, तो एक बार थोड़ा सा उसको करके देख लेते हैं और उसका अल्टरनेटिव तरीके से भी देख लेते हैं, ठीक है, क्या क्या और तरीके उसमें हो सकते हैं पॉसिबल। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्रिएट अ कैलकुलेटर क्लास टू परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन फॉर 2 and 3 आर्गुमेंट्स फॉर बोथ इंटीजर्स एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। ठीक है, ऑपरेशंस क्या है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐड और सब्ट्रैक्ट के लिए पहले आपको ऐड के लिए 2 इंटीजर लेना पड़ेगा, एक मेथड लिखना पड़ेगा या फंक्शन लिखना पड़ेगा जो 2 इंटीजर वैल्यू को ले रहा हो, है ना। फिर दूसरा एक ऐड मेथड लिखना पड़ेगा जो 3 इंटीजर वैल्यू को ले रहा हो, ठीक है। सिमिलरली सब्ट्रैक्ट के लिए, ठीक है, दो दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको 2 पैरामीटर लेगा, और 3 नंबर सब्ट्रैक्ट का मतलब करने का मतलब क्या हुआ, पहले में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करें, रिजल्ट में से तीसरे को सब्ट्रैक्ट करें, फॉर एग्जांपल, ठीक है, लेट्स गिव आवर ओन डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो वो 3 नंबर लेगा, वॉटएवर, ठीक है, जो भी लॉजिक आपने भी लगाई हो एग्जाम में, दैट्स परफेक्टली ऑल राइट। सिमिलरली इसी चीज को रिपीट करना है किसके लिए, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए। तो टोटल कितने मेथड्स लिखे जाएंगे इसमें, 8 लिखे जाएंगे ना, राइट। इसका मतलब let me quickly create a new project and say for example demo underscore overloading, ठीक है। Finish, and then let me make some package, because we are habitual of creating a package and then the class file inside it. So let me just create a package called as demo dot overload, ठीक है। Now inside it let me create a new class. The name of the class as said in the question is calculator. Power cut हुआ है, ये शायद ट्रिप हुआ होगा, है नहीं ऐसी, ये ट्रिप हुआ है। एक बार जरा एवीएम रूम में जाके बोलिए, वो ट्रिप ऑन करेंगे, इसका ट्रिप हो जाता है। जब तक वो आ रहे मैं पानी लेके आता हूँ।
Okay, guys. So we are creating this calculator class, and we need two sets of overloaded methods for two parameters, right, for addition. So let me say, let me talk about integer first. Int add int x comma int y, and this is going to return x plus. Fine. इसी के करस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे, अब फ्लोटिंग पॉइंट के लिए बना दें, ठीक है। तो फ्लोटिंग पॉइंट के लिए क्या होगा, फ्लोट ऐड फ्लोट x कॉमा फ्लोट y, रिटर्न x प्लस y। फाइन। देखिए मेथड का नाम कॉमन है, ऐड है, लेकिन एक में दोनों में पैरामीटर यहाँ भी डिफरेंट है। इस ऐड के दोनों पैरामीटर्स वो डिफरेंट टाइप्स के हैं। एक में इंटीजर्स है, दूसरे में क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं, ठीक है। तो ओवरलोडिंग का मतलब क्या हुआ, मेथड ओवरलोडेड इसका मतलब क्या हुआ, द सेम नेम इज यूज्ड फॉर different functionalities or different operations, right, depending upon the number of parameter list. The parameter list must change either in type or in number. That should be the condition. The parameter list must change either in type or in number. So यहाँ पे टाइप में भी चेंज हो रहा है, नंबर में तो चेंज नहीं हो रहा है, दो ही है, राइट। सिमिलरली अगर हम बात करें सब्सट्रैक्ट मेथड की, तो जैसे एडिशन आपने किया है वैसे ही कंट्रोल सी में कॉपी करके क्विकली कर देता हूँ इसको। इसकी जगह सब्सट्रैक्ट आ गया x माइनस वाई, सॉरी, फाइन, सब्सट्रैक्ट, ठीक है। कंट्रोल सी, इसी का फ्लोटिंग पॉइंट वर्जन बना देते हैं, फ्लोट फ्लोट फ्लोट, राइट। तो ये कितने पैरामीटर्स के हो गए, दो पैरामीटर्स के सारे ओवरलोडेड वर्जन हमारे बन गए। सिमिलरली अगर हमको 3 पैरामीटर का भी चूंकि क्वेश्चन में था उसका भी बनाना है, तो क्या करें, इसको एक बार फिर से कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं हम। अब की बार यहाँ पे एक पैरामीटर और जोड़ दे रहे हैं, इंटीजर z, रिटर्न x प्लस वाई प्लस z, सही है। सिमिलरली इस ऐड के लिए क्या करेंगे आप, इंटीजर z अगेन, राइट, सॉरी फ्लोट, दिस इज फ्लोट, राइट, x प्लस वाई प्लस z। सब्सट्रैक्ट में एक पैरामीटर और जोड़ देते हैं, इंटीजर z, and then this will be equal to x minus, you can say y minus z, for example, right, fine. Let me just copy this, paste it here, and let me put it here, float z, ठीक है। तो एक तो सॉल्यूशन ये हो गया, फाइन। तो इसमें ऐड मेथड के कितने ओवरलोडेड वर्जन्स मौजूद हैं, 4, सब्सट्रैक्ट के भी 4, ठीक है। इसमें हम न सिर्फ नंबर ऑफ पैरामीटर्स आपके ओवरलोडेड मेथड में डिफरेंट होते हैं, बल्कि टाइप ऑफ पैरामीटर भी चेंज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये ऐड मेथड इंटीजर x इंटीजर y और फ्लोट x फ्लोट y की जगह अगर सिंपली ऐसे होता, एक इंटीजर होता दूसरा फ्लोट होता, तब भी ये एक नया ओवरलोडेड मेथड बन जाता, राइट। क्या एरर दे रहा है, टाइप मिसमैच, कैन नॉट कन्वर्ट, ऑफ कोर्स ये फ्लोट है ना, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा,
फ्लोट लगाना पड़ेगा। जब दो दो नंबर ऐड हो रहे हैं, एक इंटीजर है एक फ्लोट है, तो दोनों का सम क्या होगा? फ्लोट होगा। जब फ्लोट होगा तो रिटर्न टाइप आपका क्या होना चाहिए? फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज अगेन एन ओवरलोडेड वर्जन। ठीक है, so you have to just keep in mind either the number of parameter should change in an overloaded method or the type of parameter should change or both। ठीक है, रिटर्न टाइप से टिपिकली ओवरलोडेड मेथड का जो होता है कंसर्न नहीं होता है, उसका पैरामीटर लिस्ट से ही कंसर्न होता है। राइट, फाइन गाइस, इज इट ओके? ठीक है, नाउ लेट मी जस्ट, अच्छा अब इसको अगर मुझे यूज करना है, फॉर एग्जांपल इनमें से किसी भी मेथड को हमको यूज करना है, तो हम क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल आई वांट टू क्रिएट आई डोंट वांट टू राइट अ मेन मेथड विद दिस कैलकुलेटर फंक्शन, राइट? I just want to create a new class which has got the main method, and typically that class is called as a driver class, right? So let me just quickly create a driver class. So a class, say for example, test overloading. I am following the coding convention. The name of the class, both T and O is in caps, right? And then I will add the main method. ठीक है, ये main method आपका generate हो गया। Now if I want to create or I want to call any of the method of the calculator class, the first thing I need to do is to what? To create the object of calculator class. There has to be a reason to extend. देखिए आपको दो चीज बताई थी, इन्होंने कहा कि हम क्या कर सकते हैं, ये टेस्ट ओवरलोडिंग क्लास है, इसको कैलकुलेटर क्लास से एक्सटेंड कर सकते हैं, ये कहना चाह रहे हैं ना आप, राइट? तो एक्सटेंड करने का एक पर्पज होता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल आपको जब हम डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस क्लासेस में, हमने दो तरह के रिलेशनशिप की बात करी थी, एक इज अ रिलेशनशिप, दूसरा हैज अ रिलेशनशिप। जब आपको कोड ऐसा दिख रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप स्टेटमेंट इस तरह का बना सकते हैं, एन एम्प्लॉई हैज टेम्परेरी एंड परमानेंट एड्रेसेस, so that means employee class will have two objects of address class. One will be named as the reference variable temporary address, the other will be named with the reference variable permanent address. तो यहाँ कौन सा रिलेशनशिप बन रहा है तो रिलेशनशिप बन रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि there is a class animal class, there is a class lion class, now lion is a animal, in this case only we will say that lion extends animal, क्योंकि यहाँ पे एक वेल डिफाइंड रिलेशनशिप बन रही है। ठीक है, ये जो क्लास हमने बनाई है टेस्ट ओवरलोडिंग, दिस इज जस्ट फॉर द टेस्टिंग पर्पस। ठीक है, दिस इज नॉट एक्सटेंडिंग द बिहेवियर ऑफ द कैलकुलेटर क्लास। फॉर एग्जाम्पल इफ वी इंटेंड टू क्रिएट अ साइंटिफिक कैलकुलेटर, then it would make sense that a scientific calculator may extend a calculator class, the base class। उसमें सारे एडिशन मल्टीप्लिकेशन के सारे ऑपरेशन उससे लेता, प्लस हो सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन और मल्टीप्लिकेशन अपने पास से ऐड कर देता, राइट? देन इनहेरिटेंस वुड हैव make sense, right? Here we don't have to look by that idea, right? ठीक है, जो लोग अभी इनहेरिटेंस के बारे में नहीं जानते हैं अभी वो परेशान नहीं हो। ठीक है, एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, मैं उसका आंसर कर रहा हूँ। ठीक, अदरवाइज इट विल कम वेरी सून, मे बी इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, all we want to do is in this test overloading class is try to test the overloaded method that we have created in the calculator class. The first thing that we need to do is to first create the object of the calculator class, right? So let's say calc is the reference variable name, is equal to, how do we create an object? Using the new keyword, right? And then calculator, this is how we create a new object. Now calc is the reference variable. This reference variable could be used to either assess any of the variable which is defined and visible, and defined in the calculator class, or the method which is defined as well as visible in the calculator class. ठीक है, सो calc डॉट, अब देखिए इतने सारे मेथड्स आपको दिख रहे हैं, ऐड के इतने सारे मेथड दिख रहे हैं, राइट? अब हमें फॉर एग्जांपल हमें कॉल करना है फ्लोट एक्स फ्लोट वाई वाला, राइट? तो इसमें दोनों वेरिएबल्स क्या है? फ्लोट है। तो मैंने कहा 2.5 एफ ऐड करना क्यों जरूरी है? बाय डिफॉल्ट डेसिमल जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं?
फ्लोट होते हैं, डबल होते हैं? हटा के देख लो। मैं न्यूमेरिक टाइप की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉन डेसिमल की बात नहीं कर रहा हूँ, विद डेसिमल की बात कर रहा हूँ, डेसिमल की बात कर रहा हूँ मैं। अगर नॉन डेसिमल नंबर है, कितने तरह के टाइप होते हैं नॉन डेसिमल नंबर्स के, नॉन फ्रैक्शन नंबर्स के, सिंपल नंबर्स जो होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं? डाटा टाइप्स जावा में, बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग। बाइट 1 बाइट जगह लेता है, शॉर्ट 2 बाइट जगह लेता है, इंट 4 बाइट जगह लेता है, लॉन्ग 8 बाइट जगह लेता है। डिपेंडिंग अपॉन कितनी बड़ी वैल्यू हम अकोमोडेट करना चाहते हैं बकेट में, उस हिसाब से हम डाटा टाइप को चूज करते हैं। लेकिन ये चारों जो डाटा टाइप है, ये नॉन डेसिमल, नॉन फ्रैक्शनल, न्यूमेरिक वैल्यूज को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं। उनमें डिफॉल्ट क्या था? डिफॉल्ट इंटीजर होता है। यानी अगर हम कोई कांस्टेंट, जैसे ये 2.5 इज अ कांस्टेंट, ठीक है, अगर 2 हम डिफाइन करते, 2 सिंपली लिखते 2, तो 2 का मतलब क्या होता है कि 2 इज एन इंटीजर टाइप, ठीक है। अगर हमें बताना होता कि ये इंटीजर नहीं है, लॉन्ग वैल्यू है, तो हमें एल लगाना पड़ता, राइट। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में जो डिफॉल्ट होता है वो डबल होता है, 8 बाइट वाला, राइट, ठीक है। चूंकि भाई अब उसमें 2 पार्ट हो गया ना, एक नॉन डेसिमल पार्ट हो गया, एक डेसिमल पार्ट भी जुड़ गया, तो साइज अपने आप उसने क्या कहा कि जो बड़ी वाली साइज है उसको डिफॉल्ट चूज कर लेते हैं, क्योंकि इसमें दोनों पार्ट को हमें अकोमोडेट करना है। तो अब अगर हमें बताना है कि भाई ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एफ लगाना पड़ेगा। अब देखिए आपकी एरर गई, ये कंपाइलेशन एरर थी जो अब चली गई, राइट। तो ये हमने, say suppose I want to print it, so I will just copy this code, cut it, and I will put inside the system.out.println, ठीक है, फाइन। Similarly, let me control C and again paste this control V, और अब character.add का मैं जो वर्जन यूज करना चाहता हूँ, से फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू यूज दिस वन। अभी हमने कौन सा यूज करा था, फ्लोट एक्स फ्लोट वाई वाला। अब मैं इंट एक्स फ्लोट वाई वाला यूज करना चाहता हूँ, राइट। देखिए अब मैं कह रहा हूँ 2 है ये, और ये क्या है 5 पॉइंट, अगर मैं 0 भी लिख रहा हूँ तब भी ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, राइट। तो अभी ये जो ऐड मेथड, इतने सारे जो ओवरलोडेड ऐड मेथड मैंने डिफाइन कर रखे हैं, तो ये कंपाइल होते वक्त ही ये डिसाइड हो जा रहा है कि ये जो ऐड पे कॉल जाएगा जब प्रोग्राम रन करेगा, तब वो किस मेथड पे जाएगा कॉल, वो अभी कंपाइल होते वक्त ही डिसाइड हो जा रहा है, और वो कोड का जो कॉल है उसके साथ एसोसिएट हो जा रहा है। यानी ये कोड जो बाइट कोड में आपका कन्वर्ट हो रहा है ना, वो बाइट कोड में कन्वर्जन जो हो रहा है एक तरह की बाइंडिंग के साथ हो रहा है कि भाई ये जो मेथड है, ये जो कैल का ऐड मेथड है, इसमें एक इंटीजर पैरामीटर है, एक फ्लोटिंग पॉइंट पैरामीटर है, तो इसका जो कॉल जाएगा ये बाय डिफॉल्ट ट्रांसलेट होकर के उस से रिप्लेस हो रहा है जो मेथड कॉल जिसमें एक इंटीजर पैरामीटर लेता है, एक फ्लोटिंग पॉइंट लेता है, राइट। ये कब हो रहा है, ये कंपाइल टाइम में हो रहा है, और इसका रिजल्ट बाइट कोड में आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली पहले वाले कोड जो है जिसमें दोनों ही फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, ये यहीं पे कंपाइल टाइम में डिसाइड हो जा रहा है कि भाई ये जो कॉल जो जा रही है वो उस ऐड मेथड पे जा रही है जो दोनों फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ले रहा है, ठीक है। और ये चीज ट्रांसलेट आपके बाइट कोड में हो जाएगी। इसलिए इस तरह की बाइंडिंग, ये मेथड कॉल है ना, दिस इज अ मेथड कॉल एंड एक्चुअल मेथड इज रिटन समवेयर एल्स, राइट। तो ये जो कॉल को जो बाइंडिंग हो रही है, इसको हम, जो कि ये स्टैटिकली कंपाइल टाइम में हो रही है, इसलिए क्या बोलते हैं, स्टैटिक बाइंडिंग। ये स्टैटिक बाइंडिंग है, पहले ही बाइंड हो गई कंपाइल टाइम में ही। अब जब कोड जो बाइट कोड बना है, जब वो रन होगा, तो रन होते वक्त जेवीएम को कुछ नहीं करना पड़ेगा रिजॉल्व करने के लिए कि कॉल कहाँ भेजे। जेवीएम क्या है, जावा वर्चुअल मशीन, जो आपके कोड को रन करेगा। उसको बाइट कोड मिला, वो ट्रांसलेट कर रहा है, तो ट्रांसलेट करके रन करते वक्त उसको ये रिजॉल्व नहीं करना पड़ेगा कि एक्चुअली कौन सा मेथड हमें कॉल करना है, कंपाइल टाइम में रिजॉल्व हो चुका है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक बाइंडिंग बोलते हैं, ठीक है। जहां भी आप स्टैटिक समझे, समझ लो कंपाइल टाइम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके ठीक अपोजिट होता है डायनेमिक बाइंडिंग। डायनेमिक बाइंडिंग का मतलब कि ये काम यहाँ कंपाइल टाइम में नहीं हुआ, बाइट कोड को इसकी कोई हिंट नहीं है, जो जनरेट हुआ है कंपाइल कोड उसको कुछ भी नहीं पता कि एक्चुअली कॉल कहाँ पे जानी है। और जब
जेवीएम उसको ट्रांसलेट करेगा, ठीक है, या इंटरप्रेट करेगा, इंटरप्रेटर की बात कर रहा हूं मैं, जब इंटरप्रेट करेगा तो एट द रन टाइम उस वक्त ही डिसाइड होगा कि किस पर्टिकुलर मेथड पे कॉल जाए। वो एक अलग सिचुएशन बनेगी जिसको हम आगे अगले क्लासेस में देखेंगे, लेकिन उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, डायनेमिक बाइंडिंग बोलेंगे। टर्म्स पहले से आपको बता दे रहा हूं, कहाँ यूज होगा वो जब हम यूज करेंगे तो उसका नाम मैं दोबारा लूंगा, आपको याद आ जाएगा, ठीक है। अभी तो बात समझ में आ रही है, ये स्टैटिक बाइंडिंग हो रही है, जो भी बाइंडिंग हो रही है ये बाइट कोड में इसका अटैचमेंट जा रहा है। ये जो कॉल आप कर रहे हैं एक्चुअली कैलकुलेटर क्लास के किस पर्टिकुलर ओवरलोडेड मेथड के साथ एसोसिएटेड है, ये कंपाइल कोड में चला जा रहा है। तो अब ये बताइए कि स्टैटिक बाइंडिंग पे बाइंड हुआ कोड ज्यादा फास्ट एक्सिक्यूट करेगा या डायनेमिक बाइंडिंग में जो कोड एक्सिक्यूट हो रहा है वो ज्यादा फास्ट एक्सिक्यूट करेगा, स्टैटिक बाइंडिंग वाला। क्यों क्यों क्योंकि आधा काम पहले ही हो गया है, जो एसोसिएट करने वाला काम है, डिसीजन लेने वाला काम है, वो डिसीजन लेने वाला काम जो है पहले ही हो चुका है, राइट, फाइन। आप देखेंगे कि ये जो कंसेप्ट है ना, ये बहुत जगह आपको समझने में हेल्प करेगा, ठीक है। ये बात क्लियर है यहाँ तक? ओके, so we have understood what is a static binding. Let's come back to the calculator class, ठीक है। 1 मिनट के लिए अब तक हमने जितना भी कोड लिखा था ये सारा का सारा कोड मैं उठा करके कमेंट में ऐड कर दे रहा हूँ। 8 ओवरलोडेड मेथड लिखे थे हमने, राइट, ये सारे के सारे उठा के मैं सोर्स एड ब्लॉक कमेंट किधर है, एड ब्लॉक कमेंट मैंने कमेंट में ऐड कर दिया, 8 मेथड मेरे गए। अब मेरे पास एम्प्टी कैलकुलेटर क्लास है। अगर ठंड लग रही हो तो बंद कर लीजिएगा ऐसी, या फैन बंद करना हो तो फैन बंद कर लीजिएगा, ठीक है। अब दूसरा तरीका देखते हैं। लेट मी राइट कोड समथिंग लाइक दिस, इंट add int I will write 3 dot ellipsis जिसे कहते हैं, राइट, x फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। एक्स वाई हम यूज कर रहे थे, एक्स वाई जेड यूज कर रहे थे वेरिएबल, उसकी जगह मैंने x सेम कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए यूज कर लिया है, ठीक है। अभी ये क्या कंपाइलेशन एरर दे रहा होगा बताइए, गेस करिए बिना देखे। ये कह रहा है कि रिटर्न टाइप आपने int लगा रखा है, लेकिन दिस मेथड इज नॉट रिटर्निंग एनीथिंग, सो दिस मेथड मस्ट रिटर्न रिजल्ट टाइप ऑफ इंटीजर, क्योंकि आपने यहाँ प्रॉमिस कर रखा है कि इंटीजर रिटर्न करेगा, है ना। तो लिखते ही वो एरर देने लगेगा, जैसे ही आप इसमें रिटर्न ऐड करेंगे वो एरर चली जाती है, रिटर्न। अब क्या करना है मुझे, ये फॉर्मेट जो है आपको दिख रहा है, ये फॉर्मेट क्या है, कुछ समझ में आ रहा है किसी को, बताइए। वो तो ठीक है, ये जो 3 इलिप्सेस मैंने ऐड किए हैं ना, इंट एक्स इंट वाई इंट जेड नहीं करा है, इसका मतलब क्या है, इसको बोलते हैं वेर आर्ग। क्या बोलते हैं, वेर आर्ग, या फिर कहिए वेरिएबल आर्गुमेंट्स, वेरिएबल आर्गुमेंट्स। भाई 2 आर्गुमेंट का एक मेथड हमने बनाया था ऐड करने के लिए, दोनों इंटीजर थे, 3 का बनाया था, 4 का बना सकते हैं ओवरलोडेड मेथड, 5 का बना सकते हैं, 10 का बना सकते हैं, जितने चाहे बना सकते हैं, राइट। उतने सारे ओवरलोडेड मेथड हमको लिखने पड़ते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करा, एक टेक्निक जावा 1.5 में इंट्रोड्यूस हुई थी जिसको बोलते हैं वेरिएबल आर्गुमेंट। तो भाई आप आर्गुमेंट को कहते हैं कि एक तरह की लिस्ट है, ठीक है। वो 0 आर्गुमेंट भी ले सकता है, 1 आर्गुमेंट भी ले सकता है, 2 आर्गुमेंट भी ले सकता है, 3 आर्गुमेंट भी ले सकता है, 4 5 एक्स वाई जेड जितने भी 4 5 6 7 8 9 10 100 जितने भी हों उतने आर्गुमेंट ले सकता है। नाउ द नंबर ऑफ आर्गुमेंट इज वेरिएबल, the number of arguments that this particular add method can take is now varying, it's now varying, that is why we call it as var arg। वही ओवरलोडेड सही चल रहा है, हाँ हाँ सही होता, सही होता, 2 फंक्शन में भी होता, हाँ ऑफ कोर्स। मैंने ऊपर पहले 8 ही लिखे हैं, 8 फंक्शन लिख के भी दिखाए हैं। एक फ्लोटिंग के लिए एक इंटीजर के लिए, राइट। लेकिन अब ये काम कैसे करेगा, हमें नंबर ऑफ आर्गुमेंट जितने चाहे हम पास कर सकते हैं, राइट। लेकिन ये जो आ रहा है, ये जो x है एक्चुअली ये एक तरह का डिसेप्शन है, डिसेप्शन समझते हैं, धोखा है। एक्चुअली ये एक सिंगल वेरिएबल का नाम नहीं है बल्कि एक अरे का नाम है,
x. Now x is an array of type integer. Internally it's an array. Here it is already defined that when you are using a var arg, then this argument is nothing but an array internally. तभी तो हम चाहे तो उसमें 0 आर्गुमेंट पास कर दें, चाहे तो 1 पास कर दें, चाहे तो 2 पास कर दें, चाहे तो 3 पास कर दें, चाहे तो 10 पास कर दें. ठीक है, वो उतने नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स को ले लेगा, वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स को ले लेगा. क्यों? क्योंकि इट्स एन अरे. इट्स एन अरे. अरे इज टिपिकली अ लिस्ट, राइट? इट्स अ ग्रुप ऑफ, हाउ डू वी डिफाइन एन अरे? Similar type of elements or homogeneous type of elements, ऐसे आप डिफाइन करते हैं, राइट? So it's a group of similar type of elements. So if this is an array, if I am claiming that this x is nothing but an array, array को ऐसे नॉर्मली आप कैसे डिफाइन करते हैं? अगर आपको x टाइप इंटीजर टाइप का array डिक्लेयर करना है तो कैसे करते हैं आप? इंटीजर टाइप बताते कि ये एक array है, फिर आप इसके वेरिएबल का नाम x देते, फिर क्या करते? इज इक्वल टू, array हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, यानी अरे का जो रेफरेंस वेरिएबल है वो एक ऑब्जेक्ट के एड्रेस को होल्ड करता है. उसके अंदर के एलिमेंट प्रिमिटिव हो सकते हैं, इंटीजर, फ्लोट, वो प्रिमिटिव हो सकते हैं. अरे खुद बखुद एक ऑब्जेक्ट है, खुद में अरे एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये कलेक्शन टाइप की चीज है, वो ग्रुप कर रही है, राइट? तो आप क्या करेंगे? न्यू यूज करेंगे, न्यू फिर इंटीजर एंड देन यू हैव टू स्पेसिफाई अ मैक्सिमम साइज, फॉर एग्जांपल 10. दिस इज हाउ यू डिक्लेयर एन अरे. फाइन. अगर ये अरे होता और मैं कह रहा हूं दिस x इज सेम एज दिस x, नहीं, यहाँ पे हमने फिक्स करा है, फिक्स ना, यहाँ पे इसको जेवीएम के कंट्रोल में जा रही है चीज, तो आप जितना पास करेंगे उतनी साइज बन जाएगी उसकी, जितने एलिमेंट आप पास करेंगे ऐड मेथड में उतनी साइज बन जाएगी. अगर आपने कॉल में 2 एलिमेंट पास किए हैं तो इस अरे की साइज क्या होगी? 2 बन जाएगी, यानी इंडेक्स पोजीशन 0 1 हो जाएगा. 3 पास करें तब क्या होगा? इसकी साइज 3 बन जाएगी, इंडेक्स पोजीशन 0 1 2 हो जाएगी. 10 पास करें तो साइज क्या हो? अगर 10 एलिमेंट पास किए तो साइज 10 हो जाएगी, इंडेक्स पोजीशन 0 to 9 हो जाएगी. ठीक है, वो जेवीएम उसको फिर फिक्स कर रहा है, आप नहीं कर रहे हैं. आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको इस सिमेट्री को ध्यान में रखना है कि ये जो x हम कर रहे हैं, जो 3 इलिप्सेस के साथ डिक्लेयर कर रहे हैं, ये तो मतलब है इंटीजर टाइप का है, और x क्या है? इट्स एन अरे. ठीक है, तो x is just like this statement. Internally it's an array. ये एग्जांपल के लिए मैंने बताया है कि अगर आप एक नॉर्मल अरे अगर डिफाइन करते तो आप कैसे करते और वो कैसा दिखता. सेम वेरिएबल नेम x को लेकर के मैंने यहाँ डिफाइन करा है. ठीक है, तो यही तो अरे होता है ना आपका. इसको मैं कमेंट कर दे रहा हूँ. नहीं, ये इंस्टेंस वेरिएबल है बेटा, और ये आपका फंक्शन का लोकल मेथड वेरिएबल है. तो दोनों जैसे दिस डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स करते थे ना हम, तो शेडोइंग एक पैरामीटर लोकल मेथड होता था और एक आपका इंस्टेंस वेरिएबल होता था. तो देयर इज नो कोलिजन. ठीक है, मैं कहता हूँ ना, वो आप डिफाइन नहीं कर रहे हैं. जब आप मेथड कॉल कर रहे हैं, अब इस मेथड को यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? जहां मेन मेथड डिफाइन कर रखा है वहां पे करना पड़ेगा ऐड 2,3. फॉर एग्जांपल 2,3 का मतलब 2 एलिमेंट पास कर रहे हैं. तो जब जेवीएम, अब ये काम रन टाइम पे होगा, जेवीएम क्या करेगा? अरे जो बना रहा है उसका साइज 2 डिक्लेयर कर देगा, आपको यहाँ 2 की साइज का अरे मिल जाएगा. ठीक है, बात समझ में आ गई? जो मेथड आप कॉल करेंगे उसमें जितने नंबर ऑफ पैरामीटर बना रहे हैं उतने नंबर ऑफ पैरामीटर्स का अरे बन करके आपको यहाँ पे कॉल पे मिल जाएगा. बात क्लियर हो रही है? ठीक है, इसको मैं कंफ्यूजन ना हो इसलिए दोबारा से एक बार कमेंट कर दे रहा हूँ. ये सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए था कि एक अरे कैसे हम क्रिएट करते हैं, राइट? फाइन. अब अगर ये अरे है तो इस पे हम इसका एडिशन हम करना चाहते हैं, इसके सारे एलिमेंट्स का एडिशन करना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? हमें आइटरेट करना पड़ेगा इसके ऊपर, है ना? क्या करें? फॉर लूप यूज कर लें. एक तरीका तो ये हो गया फॉर, बताइए, इंटीजर i इज इक्वल टू 0, देन i लेस देन, अरे का नाम क्या है? x है. लेंथ कैसे पता करते हैं? x डॉट लेंथ वेरिएबल है इसके अंदर. देखिए ये पब्लिक वेरिएबल है, ये ध्यान रखिए. लेंथ जो है ये पब्लिक वेरिएबल है, ग्रीन कलर है ना, ये पब्लिक वेरिएबल है. ठीक है,
लेंथ तक हम गए, i प्लस प्लस। अब क्या करें बताइए? इससे पहले एक बार रिजल्ट नाम का एक इंटीजर वेरिएबल बनाना पड़ेगा हमको, राइट? अगर हम ऐसे करें तो काम चलेगा? रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट प्लस क्या कहें बताइए, एक्स ऑफ आई, राइट? ये कहेंगे ना, एंड देन फाइनली वी विल ट्राई टू रिटर्न द रिजल्ट। Guys, is it okay? Now what is the problem? Why we are getting compilation error? एरर एक बार पढ़ के देखिए क्या कह रहा है ये। The local variable result may not have been initialized. अगर मैंने यहाँ पर देखो ठीक से देखो, इनिशियलाइज नहीं किया बेटा, ध्यान से देखो। द लोकल वेरिएबल रिजल्ट मे नॉट हैव बीन इनिशियलाइज कह रहा है, डिक्लेयर किया है, इनिशियलाइज नहीं किया है। इसको हमें क्या कहना पड़ेगा? इज इक्वल टू 0। सॉरी, देखो एरर चली गई। लेकिन एक डिफरेंस समझ लो अभी से, अगर हम इसको यहाँ पे कभी कभी जो रिटन एग्जाम्स वगैरह आप लोग देते हैं ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें ही पूछता है क्वेश्चन टाइप का। अगर इसकी जगह मैंने इसको एज इंस्टेंस वेरिएबल ले रखा होता और यहाँ पे मैंने 0 नहीं दे रखा होता, हमारे कोड में अभी भी रिजल्ट ही यूज हो रहा है, लेकिन एरर नहीं देगा। ध्यान रखिए, देयर इज अ रूल फॉर इंस्टेंस वेरिएबल, द इंस्टेंस वेरिएबल विल गेट अ डिफॉल्ट वैल्यू फॉर श्योर, ठीक है? बाय डिफॉल्ट यहाँ 0 हो जाएगी, फ्लोटिंग पॉइंट का 0.0 हो जाएगा। स्ट्रिंग अगर है तो स्ट्रिंग क्या होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल है तो वो नल हो जाएगा, ठीक है? तो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ variable we are declaring, the instance variable is going to get a default variable value for sure, 100%. But for local variable, you won't get a default value. Why? Because the instance variable are something which are going to live into the heap, and the method local variable are something which will get initialized at the time of the execution of the program, and when the and this initialization will get into the stack, ठीक है? तो ये बात ध्यान रखिए कि इंस्टेंस वेरिएबल हमेशा उसको डिफॉल्ट वैल्यू मिलेगी, लेकिन मेथड लोकल वेरिएबल्स को कभी भी डिफॉल्ट वेरिएबल नहीं मिलेगी। अगर आप मेथड लोकल वेरिएबल को आपने एक जगह डिक्लेयर करा है, जैसे कि मैंने यहाँ पर करा था, कंट्रोल एक्स अगेन, लेट मी पुट इट हियर बैक, एंड इफ आई वांट टू यूज इट, देन आई विल हैव टू इनिशियलाइज आल्सो अलोंग विद द डिक्लेरेशन, देन ओनली आई विल बी एबल टू यूज इट, ठीक है? एक तरीका ये हो गया। इसको एक बार चला के देख लें। टेस्ट ओवरलोड हमने ड्राइवर क्लास बनाया था। अब यहाँ पे मेथड क्या था हमारा, कंट्रोल एस, कैलकुलेटर में ऐड मेथड है, अच्छा एक्स जा रहा है, ओके। ये हमने दोनों क्या करा है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर यूज कर रखा है ना, हमने इंटीजर के लिए बना रखा है मेथड। ओके, लेट मी जस्ट रिमूव दिस टू मेथड एंड लेट मी कॉल, अभी देखिए सिर्फ एक ही ऐड मेथड दिखेगा, बाकी हमने कमेंट कर रखा था, राइट? इसमें हम क्या डालेंगे, 2,3 डाल दिया, यहाँ पे 2,3,4 डाल दिया, राइट? कंट्रोल एस, दोनों को रन करके देख लेते हैं। देखिए 2 and 3 is 5, 2, 3 and 4 is 9। इस तरह हम जितने चाहे पैरामीटर ऐड करते जाएं, वो सारे के सारे आपके सम होकर के आपको मिल जाएंगे। Now this is how we have done using the variable argument, ठीक है? And you should know the fundamental that every variable argument is internally, it's what? It's a array, it's an array, ठीक है? बात क्लियर है? जब हम वेरिएबल आर्गुमेंट बनाते हैं तो उसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि इससे पहले कोई वेरिएबल हमने लिया फ्लोट y फॉर एग्जांपल, ठीक है? फाइन, ये पॉसिबल है।
लेकिन उस कंडीशन में शर्त ये है कि जो वेरिएबल आर्गुमेंट होगा वो हमेशा लास्ट में होगा। ठीक है, जो वेरिएबल आर्गुमेंट होगा वो लास्ट में होगा, यानी वेरिएबल आर्गुमेंट को आप सिंपल आर्गुमेंट के साथ भी कंबाइन करके फंक्शन लिख सकते हैं, लेकिन वेरिएबल आर्गुमेंट जो होगा वो लास्ट पैरामीटर होगा, पैरामीटर लिस्ट में लास्ट में आएगा। ठीक है, कन्वर्टर क्लास का अब जैसे ये हमने फ्लोट करा है, तो हम क्या चाह रहे हैं, हम ऐड करना चाह रहे हैं जितने भी हम इंटीजर वैल्यू पास करें उनको एक फ्लोट वैल्यू जो पास करें उसके साथ ऐड करें, राइट। तो रिटर्न रिजल्ट क्या होगा, फ्लोटिंग पॉइंट होगा, ऑफ कोर्स एटलीस्ट एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बीच में आ गया है, तो इसका मतलब इनका एडिशन जो होगा, टोटल एडिशन जो होगा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा फ्लोट, राइट। रिटर्न रिजल्ट प्लस लास्ट में हम y को ऐड कर दें। ठीक है, अब कॉल पे जाइए, अगर हम ये छोड़ देते हैं तब क्या होगा, रन करके मैं दिखा रहा हूं आपको। 5.0 9.0 हो गया। ठीक है, यानी जो पहली वैल्यू 2 पास हुई उसको उसने एज अ 2.0 मान लिया और पहले y को असाइन कर दिया, फिर 3 से उसने शुरू किया अरे में डालना, तो पहली कॉल में अरे में एक ही एलिमेंट गया, दूसरे में अरे में 3 और 4 गया। ठीक है, अगर इसकी जगह हम ऐसे करते हैं 5.5 कॉमा दिस, फ्लोट लिखना पड़ेगा ना, एफ करना पड़ेगा, राइट। नाउ सी, चेक द फर्स्ट रिजल्ट 10.5, तो 5.5 जो गया है वो y में गया है, 2 और 3 किस में गया है, x नाम के अरे में गया है जो कि इंटीजर टाइप का है। 2 और 3 आपको 5 रिटर्न कर रहा है, प्लस 5.5 को ऐड कर दे रहा, 10.5 रिजल्ट आ जा रहा है। नहीं, दो बार आर्ग नहीं ले सकते क्योंकि फिर कंफ्यूजन, जैसे यहाँ पे देखिए अगर आपने कोई ऐसा एलिमेंट पास करा जो फ्लोटिंग पॉइंट टाइप का नहीं था तो उसने बाय डिफॉल्ट कहाँ एडजस्ट करा, वायर आर्ग में एडजस्ट करा। अगर हम 2 लिखते हैं तो उसको कंफ्यूजन होता है ना कहाँ एडजस्ट करे वो, फिर इसीलिए वायर आर्ग का हमेशा लास्ट में ही लिखते हैं ताकि जो भी एडजस्टमेंट बचे वो लास्ट में वायर आर्ग में चला जाए आपका। ठीक है भाई, चाहो तो एक बार देख लेते हैं, करके देख ही लेते हैं। यहाँ पे मान लो हम चाहते हैं, हम जो इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा वो ये पूछ रही हैं कि क्या इसको भी हम वायर आर्ग बना सकते हैं। देखो इट्स वाई, अब यहाँ कंपाइलेशन मिलने लगी हमको। द वेरिएबल आर्गुमेंट टाइप फ्लोट ऑफ द मेथड ऐड मस्ट बी द लास्ट पैरामीटर, तो कह रहा है जो वेरिएबल आर्गुमेंट है लास्ट पैरामीटर ही हो, और लास्ट पैरामीटर तो कोई एक ही हो सकता है ना, तो ऐसा नहीं कर सकते हम, दो वैराग नहीं रख सकते एक मेथड के अंदर, एक ही वैराग रहेगा और जो वैराग रहेगा वो सबसे लास्ट में ही जाएगा। इसको थोड़ा यू हैव टू प्ले विद इट। ठीक है, तो यहाँ तक ठीक है भाई। तो अब अगर हम इसको, अगर ओवरलोडिंग को हम इस तरीके से अगर इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो टोटल कितने मेथड रिड्यूस हो जाते हैं हमारे पास, जस्ट 2 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्सट्रैक्शन, है ना, फाइन। और अगर हम फ्लोटिंग पॉइंट का ही सिर्फ बनाते तब इंटीजर भी तो फ्लोटिंग पॉइंट में एडजस्ट हो जाता, भले ही आंसर जो आता डॉट जीरो के साथ आता, तब 2 ही होते फिर। ठीक है, अच्छा, now coming back to this for loop, this is a trivial for loop that we are very much habitual to see. ठीक है, there is a much easier syntax of a for loop, ठीक है, which we call as advanced for loop in Java and or for each loop in Java as well as in many other programming languages also. ठीक है, Python वगैरह सब में आपको मिलेगा for each loop। ठीक है, इसी काम को अब मैं रिप्लेस करना चाह रहा हूं फॉर ईच लूप से। दिस इज अनदर वर्जन ऑफ फॉर लूप, मतलब एक फॉर लूप आपने देखा, इस फॉर लूप को आप समझते हैं, इनिशियलाइजेशन होता है, कंडीशन चेक होती है और इंक्रीमेंटेशन होता है, राइट। ट्रिवियल जो आप सी प्लस सबसे पढ़ते हुए आ रहे हैं, राइट। आपने कहा i इज इक्वल टू 0, यानी i की वैल्यू 0 से लेकर शुरू करो, जब तक i की वैल्यू x डॉट लेंथ, अगर अरे की लेंथ 3 है तो जब तक 3 से कम ना हो, 3 से कम ना हो मतलब i की वैल्यू पहले 0 होगी, फिर बाद में इंक्रीमेंट होकर अगले इटरेशन में 1 होगी, फिर अगले इटरेशन में इंक्रीमेंट होकर 2 होगी, यानी 3 बार ये लूप चलेगा, है ना। और हर लूप में क्या होगा, i इंक्रीमेंट हो जाएगा एक नंबर से, राइट। और हर इंक्रीमेंट में क्या कर रहे हैं हम, x ऑफ i यानी x ऑफ 0, x ऑफ 1, x ऑफ 2
इसको हम किस में डालते जा रहे हैं, रिजल्ट में ऐड करते जा रहे हैं। रिजल्ट इनिशियली आपका 0 था, राइट। इसी को हम अब हम इसको चेंज कर रहे हैं एडवांस फॉर लूप से। लेट मी जस्ट पुट इट इन द कमेंट। एक्स क्या है हमारा, अरे है। आप फॉर ऐसे लिखिए, फॉर इंटीजर ए, आई मैं यूज नहीं कर रहा हूं वरना आई से आप काउंटर में कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ए मान रहा हूं, कॉलन एक्स, where x is any collection, where x is any collection मतलब that can hold a group of elements. As of now we have just seen array as a single collection element, right? Otherwise there are many other collections as well. ठीक है, तो आप बस इतना ध्यान रखिए, x is any collection which can hold a number of elements. ठीक है भाई, now here x is an array. तो अब ये क्या करेगा, ये लूप क्या करेगा, इस फॉर ईच लूप में क्या हो रहा है, और यहां पे आप क्या करेंगे, इसके अंदर जो आपने पहले कोड लिख रखा था सेम कोड, कंट्रोल सी, थोड़ा सा चेंज इसमें होगा, एक्स ऑफ आई ना करके आप क्या करेंगे, इसमें ए कर देंगे इसको, राइट। अब देख के समझने की कोशिश करिए कोड क्या कर रहा है। एक्स इज एन अरे जिसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स हैं। अब इस लूप में क्या होगा, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है कि एक्स की लेंथ क्या है, ये खुद ब खुद इंडेक्स पोजीशन 0 से शुरू होगा और एक्स की लेंथ तक जाएगा, ठीक है, यानी कलेक्शन की लेंथ तक जाएगा, चाहे वो कलेक्शन कोई भी हो, और उसकी एक एक एलिमेंट को उठा करके ए में डालता जाएगा। इसका मतलब जो आप इधर कॉलम के इस साइड जो एलिमेंट डिफाइन कर रहे हैं उसका जो टाइप होना चाहिए वो वही होना चाहिए जो उस कलेक्शन के इंडिविजुअल एलिमेंट्स का टाइप है। क्लियर है भाई, क्योंकि ये अरे इंटीजर अरे है तो जो ए में ले रहा हूं ये भी इंटीजर टाइप का ले रहा हूं। अगर ये अरे फ्लोटिंग पॉइंट अरे होता तो मैं क्या करता, यहाँ पे इंट ए की जगह फ्लोट ए लेता, ठीक है। अगर ये अरे स्ट्रिंग का होता तो ये स्ट्रिंग ए लिख लेता मैं इसको, राइट। तो जिस अरे का के एलिमेंट जिस टाइप के हैं, कॉलम के लेफ्ट हैंड साइड जो आप वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे वो उसी टाइप का डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि उस अरे यानी उस कलेक्शन में से एलिमेंट को एक एक करके निकाल करके उस एक एलिमेंट के अंदर आपको डालते जाना है। एक लार्ज बकेट जिसके अंदर एक समझिए टब है जिसके अंदर बहुत सारे बॉल पड़े हुए हैं, उसको उठा के एक छोटे से गिलास जिसमें एक एक बॉल उठा करके रखेंगे, उस बॉल के साथ में जो करना है मुझे कर लूंगा मैं, ठीक है, यूज करना जैसे यूज करना है मैं कर लूंगा। तो यही यही आपका फंडा रहेगा, और अब आइट्रेशन आपका जो हो गया, कोड हो गया, बहुत सिंपल हो गया। आप सिंपली कलेक्शन का नाम बताइए, उसके जो एलिमेंट है उन एलिमेंट का एक वेरिएबल टाइप का एक एलिमेंट का वेरिएबल बना दीजिए। वो क्या करेगा, एलिमेंट बाय एलिमेंट उठाएगा कलेक्शन से, उस वेरिएबल में डालेगा और आप उस वेरिएबल को यूज कर लेंगे। जैसे मैंने रिजल्ट में ऐड करने के लिए ए को यूज कर लिया, ठीक है, क्लियर है। नाउ दिस इज टिपिकली व्हाट वी कॉल एज एडवांस फॉर लूप और फॉर हाइफन ईच लूप। गाइस ये तो क्लियर है, एनी डाउट्स? तो अभी हमने क्या क्या रिवाइज करा, एक तो ओवरलोडिंग का कंसेप्ट रिवाइज करा, ठीक है, उसके ऊपर वैरार फिर देखा, वैरार को भी ओवरलोड करके देख लिया हमने कि अगर वैरार को ओवरलोड करने से क्या होगा, फिर उसके वैरार के रूल्स देख लिए थोड़े बहुत, फिर उसके बाद नॉर्मल फॉर लूप और एडवांस या फॉर ईच लूप को यूज करके देख लिया हमने, राइट। ओके, कोई डाउट है अब तक के किसी भी क्लास से तो यहाँ क्लियर कर लीजिए, फिर आगे बढ़े। और क्लियर, ओके। नाउ लेट मी क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, जावा प्रोजेक्ट।
and just creating some packages inside it. Demo dot override. ठीक है. Now we have in the previous class we have talked about the either relationship and has relationship. ठीक है. Has relationship is also called as composition, right? Has relationship is also called as composition. Employee is composed of addresses. ठीक है. यानी एड्रेस क्लास के ऑब्जेक्ट्स के अंदर होंगे मल्टीपल ऑब्जेक्ट, टेम्परेरी एड्रेस, परमानेंट एड्रेस एंड सो ऑन, राइट? So that is what we call as composition. Now we are trying to understand inheritance. ठीक है. तो कंपोजिशन को हमने कहा था इट इज अ हैजर रिलेशनशिप. इनहेरिटेंस को हम क्या कहेंगे? इज अ रिलेशनशिप. अब इनहेरिटेंस क्या होती है? जैसे एक पेरेंट होता है, उसका एक चाइल्ड होता है, ठीक है. तो पेरेंट की जो भी फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टीज वगैरह है या उसके फीचर्स हैं, उसको चाइल्ड क्या करता है? इनहेरिट करता है, राइट? उसका चाइल्ड होगा, वो क्या करेगा? अपने ग्रैंड पेरेंट से लेकर के सारे फीचर्स को इनहेरिट करेगा, राइट? सिमिलरली द सेम रिलेशनशिप इज कैरीड फॉरवर्ड इनटू द क्लास हायरार्की. जब हम क्लास हायरार्की की बात करते हैं तो क्लास हायरार्की में भी वो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल लेट मी क्रिएट अ क्लास called as, say for example, let me give a realistic example first. ठीक है. Let me say I have got a point class. Let's say we have a point class, a normal point, जो एक 2D point होता है, किसी एक ग्राफ पे पॉइंट बनाते हैं, राइट? फाइन. ठीक है. अब पॉइंट को हम डिफाइन कैसे करेंगे? We know that in object oriented programming, when we start looking at the objects and the description of the object in the form of a class, we start by identifying the fields or the attributes. Those are the things which defines an object. ठीक है. Similarly, if I want to define a point object, how should I go for? What is a point? What is a two-dimensional point? और ऐसे डिफाइन करिए. अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो what is a point composed of और what point has a relationship के फॉर्म में सोचिए. x and the y coordinates, right? तो अगर मैं कहूं कि ठीक है ये पॉइंट जो है अगर सिंपल डेसिमल पॉइंट्स हैं, ठीक है, फ्रैक्शंस की हम बात नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा? एक x कोऑर्डिनेट होगा और एक y कोऑर्डिनेट होगा. Now because these are the instance variable, that means they will have a default value of 0 and 0. Clear? अब तक सब सही है? पहले को कोई न्यूसेंस मत करो, ठीक है? फोन साइलेंट में रखिए आप लोग, ठीक है? Now this is how we have defined a point. ठीक है. Let me say I want to define a method over this point. Say for example print point. ठीक है. Print point. Void. So I will do that simply. I will inside the system.println and I will write point is equal to, and under bracket I will start and then I will say it's x, right? Plus under double quotes, say for example comma, then again plus y plus under double quotes, let's say it's sorry ठीक
ठीक है यहाँ तक भाई? इसको प्रिंट करके एक बार देख लें. लेट्स create a class test point. Let me assume it has got a public static void main method. And what should I do? I should create an object of point class point p1. ठीक है? This is equal to new point. ठीक है? p1 dot print point. Fine. We just run it. क्या प्रिंट हो रहा है अभी? 0 0, क्योंकि हमने इसकी कोई वैल्यू सेट नहीं करी है, कोई वैल्यू अभी तक सेट नहीं करी है, राइट? Now I have told you one rule in the previous classes that we will strive hard to hide the data, and that is what is meant by data hiding, right? How do we hide the data? We will not allow, or we will try to have the least visibility for the data. That is how a data will be hidden. By data access modifiers, right? So what should I do? Access modifiers are common for data and method, both alike, right? So all I should do is I should say it's private, right? It's again private, and I should leave my method as public, क्योंकि उन डाटा को एक्सेस भी तो करना है, ठीक है? तो डाटा हाइडिंग का प्रिंसिपल हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है? क्या तो क्लियर है? इसके और डिटेल में समझेंगे क्यों फॉलो कर रहे हैं, ठीक है? जब डाटा हाइडिंग पे ज्यादा डिटेल में आएंगे, ठीक है? Up till now we have not provided any way to set the values of this point. It's just at the origin 0 0, right? So what should I do? Provide getter and setters. अगर आप getter setters ले लेंगे तो इंडिविजुअली उनको रीड भी कर सकते हैं, सेट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं. राइट क्लिक, सोर्स, generate getter and setters, just one line of select all and generate. एक क्लिक में आपके जनरेट हो गए, ठीक है? यहां तक तो ठीक है, ठीक है? अब हम कोड लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? इससे पहले हमको लिखना पड़ेगा p1 dot set x say 5 and again p1 dot set y say 7. फाइन, ऐसे करना होगा. अब इस पे रन करेंगे तो क्या होगा? 5 और 7 हमारा प्रिंट हो रहा है. पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो गया? 0 से 5 7 में शिफ्ट हो गया. एक तो तरीका ये है. एक तरीका ये हो सकता है कि जब हम पॉइंट बनाएं तभी हम पॉइंट के कोऑर्डिनेट की डिफिनेशन दे दें, यानी पॉइंट का ऑब्जेक्ट बनाएं तभी हम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मेंशन कर दें, ठीक है? राइट? तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम there is something called as a constructor. There is something called as a constructor. Let me just write it here. Constructor. ठीक है? Now what is a constructor? If the name of the class is point, I will just use the same name in caps. ठीक? But it will look like a method. ठीक है? Now I will allow parameters to pass to it, integer x comma integer y. ठीक है? Then I will say this dot x is equal to x and this dot y is equal to y. मेरे ख्याल से ये कोड आप लोग को पहले भी आप देख चुके हैं तो समझ में आ रहा होगा, है ना? अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ये point is same as the name of the class which is point. It does not have a return type. It does not have a return type. Print point method का क्या return type था? Void था, right? इसका void भी return type नहीं है, ठीक है? Although it looks very much like a method. तो अक्सर बुक्स आपको क्या मेंशन करते हैं? A constructor is a special type of method that is used to initialize
द इंस्टेंस वेरिएबल, ये वर्ड्स यूज करते हैं, राइट। ऑफ कोर्स दिस इज ट्रू दैट दिस इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द इंस्टेंस वेरिएबल। दिस डॉट एक्स और दिस डॉट वाई क्या है, ये इंस्टेंस वेरिएबल है। इनको हम कुछ वैल्यूज एक्स और वाई जो वैल्यू हम पास करेंगे इसमें उसे इनिशियलाइज कर रहे हैं, राइट राइट। बट ऑफ कोर्स दिस इज नॉट अ मेथड, ठीक है। तो वो जो टर्म यूज करते हैं वो थोड़ा सा एम्बिगस है, ठीक है। मेथड जैसा दिखता है, पर मेथड होता तो रिटर्न टाइप भी होता है इसका, रिटर्न टाइप तो नहीं है। मेथड होता तो मेथड कन्वेंशन हम फॉलो करते हैं, हम कन्वेंशन फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम एग्जैक्टली क्लास का नाम यूज कर रहे हैं, राइट। अब इसको हम यूज कैसे करेंगे, टेस्ट पॉइंट में जो यहाँ पे दे रखा है, देखिए जैसे ही हमने वहां पे कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड किया, यहाँ पे कंपाइलेशन एरर आ गई। अब तक कंपाइलेशन एरर नहीं आ रही थी। कंपाइलेशन एरर क्या बोल रहा है कि इस पे क्लिक करिए, देखिए क्या कह रहा है, add arguments to match point, and what are the two types of arguments, integer and integer। that means आपने जो कंस्ट्रक्टर बनाया है गाइस, पीछे वाले, इसका मतलब क्या है, जो आपने कंस्ट्रक्टर बनाया है वो दो पैरामीटर एक्सपेक्ट कर रहा है और आपने यहाँ पैरामीटर पास नहीं कर रखे हैं। तो जब पैरामीटर पास नहीं कर रखे हैं तो वो कंप्लेंट कर रहा है। जैसे कोई मेथड आप बनाए, अब मेथड में दो पैरामीटर की जरूरत हो लेकिन आप कोई पैरामीटर पास ना करें तो क्या बोलेगा वो कि भाई जो मेथड में दो पैरामीटर की जरूरत है, इन टाइप्स की आप पास करो। तो अभी वो मुझसे यही कह रहा है कि ये जो कंस्ट्रक्टर आप यूज कर रहे हैं इसमें दो पैरामीटर्स मुझे चाहिए, ठीक है। तो अगर मैंने कहा इसको फॉर एग्जाम्पल 2,3, देखिए कंपाइलेशन चली गई आपकी, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, अभी आपका जो पॉइंट बना था सबसे पहली बार लाइन नंबर 7 में, वो किस कोऑर्डिनेट सिस्टम की किस जगह पे लोकेटेड था, x की वैल्यू 2 थी, y की वैल्यू 3 थी, राइट। फिर मैंने क्या कहा, सेट x सेट y यूज कर उसको 5 7 पे मूव कर दिया। तो जैसे आप अगर पेंट ब्रश का एप्लीकेशन बना रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो पेंट ब्रश में एक्चुअली ग्राफिक्स यूज करके किसी मतलब आपका जो स्क्रीन है उस पे पॉइंट्स पे ड्रॉ करने के लिए ग्राफिक्स के AWT के आप एपीआई यूज करेंगे, राइट। लेकिन उन एपीआई में भी आप कुछ पॉइंट सिस्टम तो पास करेंगे ना, तो वो जो मैप होगा बेसिकली इसी तरह के एक पॉइंट नाम की क्लास से मैप हो रहा है, राइट। तो आप अज्यूम करो कि पहले आपका पॉइंट एक जगह था, आपने उसको सिलेक्ट करा, उसको दूसरी जगह मूव कर दिया। तो इनिशियली आपने क्या करा, 2 3 पे बनाया, फिर जब आपने मूव करा तो उसकी नई वैल्यू जो चेंज हुई मूव करने के बाद, तो आपने सेट यूज करा, सेटर मेथड यूज करा और उसको चेंज कर दिया। तो इससे आप रिलेट करिए कैसे बैकग्राउंड में काम हो रहा होगा, राइट। तो कंस्ट्रक्टर जो है वो जब आप ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसी टाइम वैल्यूज को इंस्टेंस वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए यूज हो रहा है, और सेटर वेरिएबल कब यूज हो रहे हैं, उसके बाद कभी फ्यूचर में उस ऑब्जेक्ट के लाइफ टाइम में अगर उनके इंस्टेंस वेरिएबल को आप चेंज करना चाह रहे हैं तो उनको चेंज करने के लिए आप सेटर वेरिएबल्स को यूज कर रहे हैं, राइट। क्लियर है यहाँ तक है, वैल्यूज ओवरराइट हो जाएंगे। आप यहाँ पे काम करो, यहाँ पे p1 डॉट प्रिंट एक बार चला लो, प्रिंट पॉइंट, ठीक है, और फिर सेट होने के बाद फिर चला के देख लो, ठीक है ना। पहला पॉइंट 2 3 आया, दूसरा पॉइंट क्या आया 5 7 आया, क्लियर है। अच्छा अब इस लाइन नंबर 7 को फिर से देखिए, इक्वल टू की दोनों साइड देखिए, इक्वल टू की लेफ्ट साइड देखिए क्या है, पॉइंट P1। दिस इज जस्ट लाइक इफ आई से पॉइंट P2, कोई एरर नहीं है, ये डिक्लेरेशन है, ये डिक्लेरेशन है, इनिशियलाइजेशन नहीं है। क्या न्यूसेंस कर रहे हो तुम लोग, गाइस। सो व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट, सी इक्वल टू के लेफ्ट साइड में आप देखो जरा, इसको अच्छे समझो, बाइफर्केशन करके देखो कि इस लाइन नंबर 7 में क्या हो रहा है। लाइन नंबर 7 में जो पॉइंट P1 तक का जो डिक्लेरेशन है दैट इज जस्ट द डिक्लेरेशन। जैसे आप इंट x कहते हैं, फ्लोट y कहते हैं, सिंपली आपने पॉइंट P1 कहा, राइट, वो सिर्फ डिक्लेरेशन है। और जब तक आप सिर्फ वो कहेंगे, जैसे पॉइंट P2 मैंने कह रखा है, इसका मतलब P2 की वैल्यू क्या है, अभी नल है, रेफरेंस वेरिएबल है, नल है, इंटीजर 0 होता है, रेफरेंस वेरिएबल नल है, यानी कि कोई एक एड्रेस उसके अंदर आया नहीं है, राइट, वो रियल ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं कर रहा है। लेकिन जब ये लाइन राइट साइड वाली, जब ये पॉइंट ये जब रन करेगा प्रोग्राम, तो रन करते वक्त एट द रन टाइम न्यू क्या करेगा, बोलेगा नया ऑब्जेक्ट बनाओ, और क्या बोल रहा है,
नया पॉइंट ऑब्जेक्ट बनाओ बाय यूजिंग द कंस्ट्रक्टर विच टेक्स 2 पैरामीटर। तो इधर जो आप देख रहे हैं पॉइंट, ये तो टाइप है, जस्ट लाइक अ डाटा टाइप, इनफैक्ट अ डाटा टाइप, ठीक है। जैसे इंडेक्स कहते हैं वैसे आपने कहा P1 क्या है, पॉइंट टाइप का है। तो ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये डाटा टाइप है, लेकिन ये जो पॉइंट देख रहे हैं ये डाटा टाइप नहीं है। दिस इज अ कॉल टू द कंस्ट्रक्टर, दिस इज अ call to the constructor, and the way the methods are overloaded we can also overload a constructor. Say for example, अभी आपने देखा कि जैसे ही आपने ये कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें 2 पैरामीटर लेता है, तो जो नो आर कंस्ट्रक्टर था, यानी जो कोई भी आर्गुमेंट नहीं लेता था, वो वाला कंस्ट्रक्टर जो था पॉइंट ऐसा वाला, ये वाला कंपाइलेशन एरर देने लगा इस कंस्ट्रक्टर में, ये एरर देने लगा। जब तक हमने नहीं बनाया तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं उसको एक बार आपको डिलीट करके दिखा देता हूँ। इसको मैं एक बार कंट्रोल एक्स करता हूँ। देखो, जब मैंने कंस्ट्रक्टर को डिलीट कर दिया तो ये वाला तो चल रहा है आपकी बार, ऊपर वाला एरर नहीं दे रहा है क्योंकि ऊपर वाला कंस्ट्रक्टर है नहीं जो 2 आर्गुमेंट लेता हो, ठीक है। लेकिन जब हमने 2 आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर वापस से डाल दिया तब क्या हुआ, नीचे वाला एरर देने लगा, ऊपर वाला एरर नहीं दे रहा है क्योंकि अब उसको कंस्ट्रक्टर मिल गया। अच्छा, लेट मी से वन स्टेटमेंट, नो मैटर व्हाट every class has a constructor, no matter what every class has a constructor। तो पहले कंडीशन में जब मैंने 2 और कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड नहीं करा था तो मेरा जो स्टेटमेंट अभी मैंने दिया, नो मैटर व्हाट देयर इज अ कंस्ट्रक्टर, देन दैट मींस there was a no argument constructor which you have not provided but it was there and that was inserted by the compiler, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। सी प्लस प्लस में पढ़ा है आपने, ठीक है, सेम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। लेकिन जब भी आपने एक अच्छा, ये जो बात कर रहा हूं मैं ये सी प्लस प्लस के लिए भी सेम है, सी शार्प के लिए भी सेम है, सी जावा के लिए भी सेम है, इस तरह की जितने भी ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लगभग सब में आप सेम देखेंगे, ठीक है। एक आध एक्सेप्शन हो तो अलग बात है, ठीक है। इफ यू हैव डिसाइडेड टू प्रोवाइड even a single one hour constructor or any argument constructor, in that case the compiler says now it's your responsibility, I am not going to provide a default constructor. That is the reason why when you have provided a 2R constructor, the compiler has not provided a no-R constructor, which earlier used to be a default constructor, ठीक है। तो टेक्निकली no-R constructor जब कहें और default constructor हम कहें तो दोनों की अलग अलग बात हुई। जब हमने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं प्रोवाइड किया था तो एक no-R constructor कंपाइलर ने प्रोवाइड किया था जिसको हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते थे। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पे बात चल रही थी, है ना। वो अलग बात है, वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नो-आर कंस्ट्रक्टर था, क्योंकि कहीं तो कन्वेंशन पे सेटल करना है तो नो-आर पे करेगा। उसको क्या पता कौन से इंस्टेंस वेरिएबल को आप यूज करना चाह रहे हैं, राइट। तो उसने नो-आर कंस्ट्रक्टर पे सेटल किया। लेकिन अब अगर हमें ये वाला भी कंस्ट्रक्टर यूज करना है, मतलब ये सिंटेक्स भी चाहते हैं कि हमें काम करे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट में एक कंस्ट्रक्टर और बनाना पड़ेगा। अब हमें मैनुअली प्रोवाइड करना पड़ेगा पॉइंट लेट मी से दिस इज व्हाट, दिस इज एम्प्टी कंस्ट्रक्टर। चाहे तो हम ऐसे छोड़ दें या फिर ऐसे कहें दिस डॉट एक्स इज इक्वल टू 0 एंड दिस डॉट y इज इक्वल टू 0 अगेन। बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 ही पिक होती है, तो आप खाली छोड़ दें तो भी चलेगा, ऐसे करें तो भी चलेगा। लेकिन जब आप ऐसा कर लेंगे तब क्या होगा, ये सिंटेक्स भी आपका काम करने लगा। नाउ व्हाट डज दिस पार्ट ऑफ द कोड मींस, create a new object by calling a no argument constructor। इसका मतलब क्या हुआ, create a new object by calling a 2 argument constructor, ठीक है। इन दोनों का मतलब क्या है, जो लेफ्ट साइड में कोड है पॉइंट P1 पॉइंट P2, ये डिक्लेरेशन रेफरेंस वेरिएबल है। सिर्फ इनिशियली वो नल को पॉइंट करेंगे, जब ये कोड रन करेगा तो इनमें एक पहला पॉइंट का एड्रेस आ जाएगा, इसमें दूसरे पॉइंट का एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। अब देखना चाहते हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग है, हम इसको मान लीजिए वेरीफाई करना चाहते हैं, तो वेरीफाई करने का भी आसान सा तरीका है, आप सिंपली ऐसे करिए system.out.println, इसमें आप डालिए एक जगह P1 डालिए और एक जगह आप P2 डाल दीजिए। अब देखिए क्या हो रहा है, P1 P2 2 पॉइंट है, राइट।
क्या हो रहा है देखिए, लास्ट वाली 2 लाइन देखिए क्या हुआ, लाइन नंबर 15 से ये प्रिंट हुआ है और लाइन नंबर 16 से ये प्रिंट हुआ है। क्लास का फुली क्वालिफाइड नेम, फुली क्वालिफाइड नेम किसे कहते हैं, पैकेज के साथ, उसके साथ ऐड का सिंबल लगा के एक हैश कोड प्रिंट हुआ है, कोड प्रिंट हुआ है, राइट। नाउ दिस कोड इज समहाउ ट्रांसलेटेड बाय द जेवीएम टू द रियल ऑब्जेक्ट व्हिच इज इन द हीप। आप इसको यूज नहीं कर सकते, यू डू नॉट नो द एल्गोरिथम जिससे वो कन्वर्ट होगा, और ये आपको अलाउ भी नहीं करेगा क्योंकि पॉइंटर्स आर नॉट अलाउड इन जावा, because if you know the location of a particular object you can definitely overwrite to some of its value and corrupt the memory space, ठीक है। तो पॉइंटर अनसेफ था, हमेशा अनसेफ था, दैट इज द रीजन। आप एक अरे है, अरे में क्या करेंगे आप, जब उस लोकेशन से आप एक्सिट करना शुरू करेंगे तो आपको नई लोकेशन मिलने लगेगी, हो सकता है वो लोकेशन कोई और एप्लीकेशन यूज कर रहा हो, आप उसमें कोई वैल्यू ओवरराइट कर दें, करप्ट हो जाएगी वैल्यू, राइट। so we don't have pointer in java, right? So this doesn't mean that you can use this code to somehow reach on your own to the real object in the heap. This is just an kind of a symbolic indicator to let you know that this number and this number are different. So that means these two objects are different. They are two physical objects. दोनों नंबर अलग अलग है ना, ऐड से पहले का पार्ट तो सेम है क्योंकि दोनों पॉइंट क्लास के ऑब्जेक्ट है, लेकिन बाद का जो पार्ट है, जो कोड है, वो चेंज हो रहा है, राइट। यहां तक क्लियर हुई बात? ठीक है, अब तक हमने बात करी एक 2D पॉइंट, क्या बज रहा है, टाइम क्या हो रहा है, रोके इस पर। ओके, तो इतना पढ़ के आइएगा, फिर आगे देखते हैं।